अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाज़रीन। इस हफ्ते के फिक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पे ऑस्ट्रिया गए हुए थे और ऑस्ट्रिया में उन्होंने गौतम बुद्धा के ताल्लुक से बात की। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्धा का अहिंसा या गौतम बुद्धा का जो जिस तरीके का तहजीबी और तारीख़ी दौर रहा है उसके ऊपर वो बात कर रहे थे दोनों मुल्कों के आपसी तालमेल के लिए। और उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रिया की भी बहुत सारी तारीख़ रही है और सकाफ़त रही है, लेकिन उसमें उन्होंने जो बुद्धा की बात की वो अहिंसा से मुताल्लिक़ बात थी, या बुद्धा जिस तरीके जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं वो उनका जो फ़लसफ़ा था अहिंसा का या नॉन वायलेंट होने का, उसके ऊपर ज़्यादा असर डाला गया था। लेकिन अगर ये देखा गया तो अभी इलेक्शन हुए, जून में रिज़ल्ट आया, नई हुकूमत बनी है, 18वीं लोकसभा जैसे ही बनी उसके बाद एक तरफ 240 आने पर मायूसी थी, लेकिन खुशी इस बात की थी कि हुकूमत उन्होंने बना ली। अगरचे कि बैसाखियों के सहारे चलने वाली हुकूमत है, लेकिन ये खुशी के साथ वो तीसरी बार अपना हलफ लिए हैं। लेकिन हुआ ये कि हलफ लेने के बाद इत्तेफाक की बात यह है कि जैसे ही फिर से बीजेपी हुकूमत में आई, ये बात जैसा कही जाती है कि अगर ज़ख्मी जानवर जंगल में रहा तो वो चूँकि अब खुद मफलूज हो जाता है, वो किसी ना किसी हर छोटे बड़े का शिकार करने लगता है। शायद वैसा ही लग रहा कि जैसा ही हुकूमत आई, ज़ख्मी हुकूमत आई मरकज़ में, वो उसके बाद से एंटी मुस्लिम फिर से जो नॉन वायलेंट इंसिडेंट्स है उसमें काफ़ी हद तक ज़्यादा उछाल उसमें आया है। अगर ये देखेंगे तो जिस तरीके के इंडिया का जो बात थी, जो इलेक्शन से रिलेटेड बात थी या जमहूरियत की जो बात थी, उसके धज्जियां उड़ाने की बात हो रही है। जैसा ही इतना बड़ा इलेक्शन ख़त्म हुआ और बीजेपी कमज़ोर हो गई, वो ये समझी कि फिर से कहीं ना कहीं अगर सेक्युलरिज्म ताकतवर हो जाता है तो फिर इनके पूरे आइडिया को नुकसान पहुंच सकता है। शायद इसीलिए कहीं ना कहीं एक इशारे दे दिए गए थे। इसीलिए अब इस किस्म के ऐसे वाक़यात फिर से पेश आना, मैं समझता हूँ कि ये एक फिर से नई शुरुआत करने की कोशिश हो रही है कि सेक्युलरिज्म हार जाना चाहिए और फिर से हिंदुत्व या ऐसे ही जो जज्बात है वो फिर उठने की एक कोशिश हो रही है। खैर बहरहाल ये सब ऐसा है कि और 6 रियासतों में इलेक्शन होने को जा रहे हैं और पहली बार 10 साल के बाद पहली बार पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन के किसी ने उस कुर्सी को संभाला है। और राहुल गांधी का जिस तरीके से कुर्सी के बाद जो तेवर है, जो एटीट्यूड है, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, उसको लेकर अब तक किसी भी मसले पर जवाब ना देने वाले नरेंद्र मोदी को मजबूरन अब जवाब देने की नौबत आ गई है। अब जवाब देने की जब बात आएगी तो आप सामने वाले के सवाल के ऊपर अगर आप जवाब खरा देते हैं तो ही लोग आज एक्सेप्ट करने वाले हैं, वरना मैं समझता हूं कि जिस 10 साल में लोग जिस तरीके से भरोसा करते हुए आगे बढ़े वो अब आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट होता नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 302 से 241 पे आ गए, वैसा अब ऐसा लग रहा कि 240 से 140 होने में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। 6 रियासतों के इलेक्शन के बाद ये बात सामने आ सकती है कि किस तरह में हिंदुस्तान की सियासत जाने वाली है। इसके अलावा पार्लियामेंट की कार्रवाई हुई। पार्लियामेंट में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो था 1860 का या आईपीसी जो 1860 का था और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो था वो 1973 का और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के, ये 3 कानून को फिर से नए नाम देकर, संस्कृत नाम देकर पेश किया गया। इंग्लिश नाम भी दिए गए हैं, लेकिन ये बिल पेश की गई। अगरचे कि ये बिल पेश की गई और बिल को सदर जमहूरिया ने मंजूरी दे दी है और सदर जमहूरिया ने ये भी कहा कि 1 जुलाई 2024 से इन पर अमल भी शुरू हो जाएगा। अगरचे कि अपोजिशन की काफ़ी मुखालिफत करने के बावजूद भी यहाँ पे ये बिल को पास किया गया है और जिस तरीके से अपोजिशन अपनी बात को रख रही थी उससे यही महसूस हुआ कि हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, हम ये बिल को मंजूर कर रहे हैं। बाज़ाब्ता तौर पे पेश की गई और अगर देखा गया तो इसमें सिर्फ कट एंड पेस्ट से ज़्यादा कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन जहाँ पे जो चीज़ आना चाहिए था वो यहाँ पे उसमें इनकॉर्पोरेट की गई है। कहीं ना कहीं इसका ऐसा इतलाक़ किया गया है जो आगे चल के परेशानी का बास बन सकता है।
मेरा मानना ये है कि ये बिल्स ही हो सकता कि 6 रियासतों में हो या पूरे मुल्क में हो, बीजेपी का जवाल का सबब भी बन सकते हैं। इसलिए कि पुलिस को जो इख्तियारात दिए गए हैं उसमें पुलिस अंदरून 24 घंटे जो कोर्ट में पेश करने की बात थी, एक मसला उस इन तीनों बिल्स में वो ये है कि 24 घंटे के अंदर जो कोर्ट में पेश करने की बात थी, अब ये है कि पुलिस 90 दिन तक आपको कस्टडी में रख सकती है। ये एक ही कानून ऐसा रहेगा जिससे कि पूरा बीजेपी का तख्ता पलट सकता है। अगरचे कि ये बिल तो पार्लियामेंट में मंजूर हुई, लेकिन स्टेट में इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए रियासती असेंबलीज़ में इसका पास होना या इसमें तरमीम होना ये और एक चीज़ है जिसकी वजह से शायद ये इन्हीं बिल्स की मुखालिफत करते हुए तमिलनाडु और कर्नाटका ने ये कहा कि तमिलनाडु ने ये कहा कि वो एक आदमी की कमेटी बनाएंगे जिसमें कि क्या चेंजेस करना है 1 महीने के अंदर इसमें तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे। कर्नाटका के साथ साथ मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जब ये बात आगे जाएगी तो एक के बाद दीगरे रियासतों में भी यही एक तमिलनाडु के जो आउटकम रहेगा उसको अडॉप्ट करने की एक कोशिश हो सकती है, जिससे कि कहीं ना कहीं रियासतों के हद तक तो या रियासती पुलिस के हद तक या रियासत में इम्प्लीमेंटेशन के हद तक कहीं ना कहीं कुछ तब्दीली या नरमियत आने की एक कोशिश है। या ये हो सकता है कि क्या सही है और क्या पब्लिक के बीच में आना चाहिए, ये बात आ सकती है। बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्रिमिनल लॉ एक कंकरेंट लिस्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के कंकरेंट लिस्ट में आता है। रहा सवाल पार्लियामेंट का, तो पार्लियामेंट का इजलास अब फिर दोबारा शुरू होने वाला है। बजट इजलास शुरू होगा पार्लियामेंट का। वैसे रियासतों में भी ये होगा, तेलंगाना रियासत में ख़ास तौर पे बजट सेशन भी शुरू होने वाला है। तो अब देखना यह है कि किस तरीके से कहाँ से ये चीज़ आगे बढ़ के जाती है। इस हफ्ते एक आलमी यौम आबादी भी मनाया गया है। उसमें यह कहा गया है कि अब दुनिया 8 बिलियन लोगों के ऊपर फैली हुई है, या दुनिया ज़मीन कुर्रे अर्ज़ पर 8 बिलियन लोग आज रहते बसते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोग कहीं खाने के लिए परेशान हैं तो कहीं पानी के साफ़ पीने के पानी के लिए परेशान हैं। अगर हम हिंदुस्तान की ही बात करते हुए सिर्फ रियासत तेलंगाना की बात करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से ड्रग्स का जाल बिछता चला जा रहा है, उसमें नौजवान तबका ख़ास तौर पे वो अपने मुस्तकबिल को बर्बाद करते नज़र आ रहा है। अब इसमें होना ये चाहिए कि अगर इस्लाम में नशीली अद्वियात को मना किया गया है लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमान भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बदबख्ती की बात है, क्योंकि इन्हीं ड्रग्स का इस्तेमाल करते हुए भी क़त्ल व गारतगिरी के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। अब ड्रग्स की बात अगर करेंगे तो एक तो ड्रग्स होते हैं जो सिंथेटिक ड्रग्स जिसे कहा जाता है, वो नशीली अद्वियात बाहर से आ रहे हैं और किन पोर्ट से आ रहे हैं, ये पिछले प्रोग्राम्स अगर आप देखेंगे या पिछले कुछ दिनों के अगर वो देखेंगे तो उसमें पोर्ट के नाम भी आए थे, जैसा कि मुंड्रा पोर्ट में जो 2800 करोड़ का जो ड्रग्स आए थे। वैसे ये सिंथेटिक ड्रग्स हैं जो ख़ास तौर पे अंदर से इंसान को बर्बाद करते जा रहे हैं। अगर नशीली अद्वियात यहाँ पे देखेंगे, गांजा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में सबसे अव्वल नंबर पे आंध्रा और तेलंगाना का शुमार होता है। अब आंध्रा तेलंगाना से ये कहा जाता है कि ये पूरे हिंदुस्तान में यहाँ से फैलते हैं, मगर हिंदुस्तान में फैलने की बात अपनी जगह है, इसलिए कि ये एक पैरेलल इकॉनमी ऐसी चल रही है जिसे अगर हुकूमत सख्ती से निपटना चाहे तो कम कर सकती है। वरना जिस तरीके से जो नौजवान ख़ास तौर पे इस लानत में मुब्तला हो रहे हैं, जिसकी वजह से नशे की हालत में आप किसी को मार दे रहे हैं या किसी का कत्ल कर दे रहे हैं, या जिस तरीके से वो लोग पेश आ रहे हैं पूरे समाज में, ये एक बदनामी का भी बायस बनते जा रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर देखा गया तो तारीख़ी एतबार से देखेंगे तो 1984 में जब इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ था, उसके बाद पंजाब में ड्रग कल्चर को आम किया गया था। हुआ ये कि कहा यह जाता है कि जो जंगजू कौम कही जाती थी सरदार जी लोगों की, वो उन्हें किसी हद तक न्यूट्रल करने के लिए ड्रग्स का कल्चर वहाँ पे आम किया गया था। अब क्या जिस तरीके से नशीली अद्वियात या ख़ास तौर पे गांजे की बात अगर करेंगे तो जिस तरीके से मुस्लिम एरियाज़ में या मुस्लिम स्लम्स में ये चीज़ को आम किया जा रहा है, क्या हमें भी या हमारे मुस्तकबिल का जो कौम पैदा होने वाली है, जो आगे चल के जाने वाली है, क्या उन्हें भी कहीं ना कहीं बिल्कुल बुज़दिल या इन ड्रग्स पर डिपेंडेंट बनाने की एक साजिश तो नहीं है?
कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि ड्रग्स कल्चर के लिए रोकने के लिए वालिदैन को अगरचे कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, पुलिस की ज़िम्मेदारी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे पहली ज़िम्मेदारी शुरू होती है वो घर से शुरू होती है। और घर में अगर वालिदैन अपने बच्चों पे नज़र रखेंगे और अगर आपको किसी भी तरीके से कुछ डिफरेंस दिखता है या उनके बिहेवियर में या उनके रहने सहने के ढंग में, तो कम अज़ कम आप सही तौर पे इसका इस्तेमाल करने की, इसकी रोकथाम के लिए जो करेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं, चाहे पुलिस को बोलिए या जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे कंसल्ट करके ये चीज़ को जितना जल्द अगर हम रोकें, ये मैं समझता हूँ कि पूरी कौम के लिए एक बहुत अच्छा काम हो सकता है। अगर हम बेइतनाई बरतते हैं तो फिर आगे मुस्तकबिल भी हमारा तारीख हो जाएगा। तो यहाँ पे ड्रग का जो कल्चर है जिस तरीके से आम होता जा रहा है, उस पे आपको हर एक आदमी को नज़र रखना चाहिए और जहाँ हो सकते अपने घर में, अपने महल्ले में, अपने एरिया में, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपनी रियासत में भी अगर कहीं दिखता है तो इसकी रोकथाम के लिए आपसे जो कोशिश हो सकती है वो करिए, क्योंकि अगर नौजवान बर्बाद हो जाएगा तो फिर आगे मुस्तकबिल के कौम भी पूरी बर्बाद हो जाती है। अगरचे कि एक पहली लानत ये कहा जाता है कि फ़ोन है, जो फ़ोन में लोग घुसे हुए हैं या फ़ोन में जिस तरीके से फ़ोन का मुशाहिदा कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि अब आइंदा 10 सालों के बाद जो आँखों के ऑपरेशन होने वाले हैं उसमें इंडिया फिर से सरे फेरिस्त होने वाला है। जिस तरीके से डायबिटीज़ कैपिटल के तौर पर इंडिया को कहा जाता है, वैसा ही आँखों के मामले में भी इंडिया एक कैपिटल बनने की तरफ जाता है। तो वैसे ही अब ड्रग कल्चर के मामले में अगर देखेंगे तो देखिए बात अलग है, अमेरिका में ड्रग ये गांजा आंजा आजकल लीगल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी जो तहजीब है उसके हिसाब से ये अभी भी इलीगल है और इसकी रोकथाम के लिए हर एक को दायमे दरमे सुख में जो हो सकता है कोशिश करने की एक ज़रूरत है। बहरहाल ये चीज़ को, ये इस लानत को रोकने के लिए हर एक को कोशिश करना है। ये बहुत ही संगीन तरीके से ये चीज़ फैलती जा रही है, ये रोकने की एक ज़रूरत है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम में ये इस बात पे ज़ोर दे रहा हूँ मैं कि कहीं पर भी आपको इस लानत से दिखाई देती है तो वहाँ पे आप आगे बढ़ के रोकने की आप अपनी कोशिश करिए। बहरहाल इन्हीं चंद बातों के साथ मैं समझता हूँ कि प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।